दो अपडेट्स हैं। आप चाहो तो इसको निगेटिव पॉजिटिव जैसे लेना है ले लो, वो तो मंडे को पता चलेगा कि इसको लेकर मतलब क्या मार्केट के अंदर होता है। वैसे हमारे स्टॉक मार्केट का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे कुछ बहुत बुरा इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट है कोरोना को लेकर। तो कोरोना फिर से वापस आ चुका है और हांगकांग के अंदर में, सिंगापुर के अंदर में और थाईलैंड के अंदर में, मतलब एशिया के अंदर में आ चुका है। और मेनली ये जो तीन कंट्री है यहाँ पे भयंकर तरीके से तबाही मचा रहा है। मतलब 10,000 15,000 लोग ऐसे कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। और डे बाय डे, वीक बाय वीक क्या है, जो कोरोना की केसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पे अभी कोरोना को लेकर डेथ्स कैसे हो रही है। जैसे हमारे यहाँ भी कोरोना आता है, एक तो वैक्सीन लिया है लोगों ने तो वो रजिस्ट हो ही जाता है, लेकिन मतलब शुरुआत में या सेकंड थर्ड फेज में हुआ था, उसके बाद तो अब ज्यादा मतलब डेथ्स तो ना के बराबर इंडिया के अंदर हुई है। मतलब सेकंड सेकंड वाला सबसे स्ट्रांग वेव था, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो डेथ हुई थी। तो अभी की अगर बात करते हैं तो पता नहीं क्यों उधर इतनी डेथ हो रही है। अगर हो रही तो उनको हेल्प मांगना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलानी चाहिए, या फिर मेडिसिन वगैरह जो भी जरूरत हो रही है मांगना चाहिए, काम करना चाहिए। मतलब न्यूज में पूरा भरा पड़ा है कि कोरोना के कारण एशियन कंट्रीज के अंदर डेथ्स हो रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम उधर के लिए जरूर है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में कोई केस कोरोना का भी नहीं सामने आया है। और इंडिया के अंदर बहुत कमी, क्योंकि हर साल सुनने में आता है कि कोरोना आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मतलब आते जाते रह रहा है। लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चला है और मेडिकली सब कुछ यहाँ पे मतलब है, इक्विपमेंट वगैरह, मेडिसिन वगैरह, तो कोरोना को लेकर हो सकता है आए कुछ केसेस आए, लेकिन परेशान होने वाली जहां तक मुझे लगता है कोई बात नहीं है। आप अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में कि अगर कोरोना आता है तो कितना उसको सीरियसली लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब इंडिया के अंदर तो वैसा मतलब जिस टाइप का पास्ट में हुआ है वैसा तो कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय देना। कोरोना हांगकांग, सिंगापुर एंड थाईलैंड के अंदर में तबाही मचा रहा है। नेक्स्ट अपडेट जो हमारे पास है वो है यूएस को लेकर। अब यूएस में एक प्रपोजल है, अभी ये मतलब फाइनल नहीं हुआ है, बिल बना नहीं है। एक बिल प्रपोज हुआ है यूएस के अंदर, जहां पे वो लोग जो भी नॉन सिटीजन है यूएस के, नॉन रेसिडेंट है यूएस के, मतलब जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है, वो अगर अपने होम कंट्री में या फिर मतलब यूएस के बाहर कहीं भी वो पैसा भेजते हैं तो उनपे लगेगा 5% का रेमिटेंस टैक्स। अगर कोई यूएस का बंदा है, यूएस का सिटीजन है, वहां के नागरिकता वाला इंसान है, वो भेजेगा बाहर पैसा, उसको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कोई बाहर दूसरी कंट्री का इंसान यूएस के अंदर में रह रहा है, वीजा लेकर, जॉब पर्पज से या किसी भी पर्पज से, और वो अगर बाहर पैसा भेज रहा है कंट्री से, तो उस पर 5% का रेमिटेंस टैक्स लगेगा। अब ऐसा अंदाजा लगा, मतलब इंडिया के अंदर जितना भी रेमिटेंस टोटल होता है उसका ऑलमोस्ट 28% सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है। तो अंदाजन अगर एक लगाएं तो लगभग 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान इंडिया को हो सकता है अगर ये टैक्स मतलब पूरा बिल बन जाता है तो। और ये तो ठीक है, 2-3 बिलियन का यहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर ये टैक्स बढ़ाया गया तो इंडिया को और नुकसान हो सकता है। प्लस अगर दूसरी कंट्रीज ने ये चीजें अप्लाई करने लगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। चाहे यूएई की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, मतलब लगभग जर्मनी वगैरह हर जगह इंडियंस जाके काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। तो अभी तो ये यूएस के अंदर में बस प्रपोजल आया है, और अगर ये एक्सेप्ट होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, और इनको देख के अगर दूसरी कंट्रीज भी ऐसा करती है, तो रेमिटेंस के मामले में भारी भरकम नुकसान इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए तो सुनने में ये बैड न्यूज जरूर लगती है, लेकिन अभी के लिए बैड नहीं है। अगर आगे चल के ऐसा कुछ होता है तो ये हो सकता है। 2 से 3 बिलियन डॉलर का सिर्फ और सिर्फ यूएस नुकसान पहुंचा सकता है, 5% टैक्स पे ही, रेमिटेंस टैक्स पे ही। इसके बाद हमसे एक सवाल किया गया है कि जो स्मॉल कैप फंड्स के मैनेजर्स हैं, क्या वो माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कर सकते हैं, तो कितना परसेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली जो स्मॉल कैप फंड्स के जो मैनेजर्स हैं या फिर जो टीम है, वो माइक्रो कैप स्टॉक्स में या फिर नीचे के जो स्टॉक्स है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। किस हद तक कर सकती है? अब देखिए,
जो सेबी की क्लैरिफिकेशन है स्मॉल कैप्स को लेके वो ये है कि टॉप स्टॉक मार्केट के अंदर 5-6 हजार स्टॉक लिस्टेड है, टॉप 250 स्टॉक्स को छोड़ दें, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप मिला के 250, तो ये 250 स्टॉक्स ऊपर के छोड़ दे तो 251 नंबर से लेके जितने भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो सब स्मॉल कैप के अंदर आ जाती है, और जो स्मॉल कैप की टीम है, फंड मैनेजर है, वो इन सारे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो 65% तो कम से कम स्मॉल कैप फंड्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें वो 251 नंबर की कंपनी से लेके और जहां तक मन करे, जो कंपनी में मन करे वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट माइक्रो कैप में, नैनो कैप में, मिनी कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहता है। ये टोटली जो टीम मैनेज कर रही है फंड को उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेबी के ऊपर से, सेबी को या जो रूल रेगुलेशन है उसको लेकर कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना है, उसमें जितना चाहे वो मिनी माइक्रो जहां मन करे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा रेगुलेशन है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफेंस फंड को लेकर, तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये तो मुझे ताना मार रहे डायरेक्टली कि बहुत कह रहे थे डिफेंस फंड में इन्वेस्ट नहीं करने के लिए, अब देखिए डिफेंस फंड रैली कर रहा है। मतलब अब तो आपको समझ में आया होगा मतलब क्या कहूं मैं, जो रिटेल निवेशक का माइंडसेट है वो मतलब कभी नहीं बदल सकता है। मैंने बात की कि 100 साल पहले भी वही माइंडसेट था, 100 साल बाद भी वही माइंडसेट होगा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, देखिए डिफेंस फंड एंड पीएसयू फंड, अभी सिर्फ डिफेंस की ही बात करते हैं। सेक्टोरल फंड है, मैं मना करता हूं क्योंकि सेक्टर रोटेशन जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो पैसे का नहीं कर पाता, इस कारण बेचारे को नुकसान खाना पड़ता है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं, आज से 1 साल पहले बहुत निगेटिव बातें होती थी, मतलब निगेटिव कमेंट्स आते थे जब मैं मना करता था। 6 महीने पहले, 6 महीने पहले मतलब 6 महीने क्या, मतलब 5 महीने 4 महीने मान लो पहले, कमेंट बॉक्स में रो रहे थे सब बैठ के कि आपने कहा था निकालने को, नहीं निकाला, नुकसान हो रहा है, क्या करें। फिर अभी सब बहुत खुश हो रहे हैं कि रैली आ रही है, बहुत अच्छा है, आपने मना किया, गलती किया। फिर 6 महीने बाद ये बैठ के रोएंगे, ये भी मुझे जानकारी है। फिर 6 महीने बाद कमेंट बॉक्स में यही लोग रोने वाले हैं, क्योंकि अगर इतने समझदार ये लोग रहते तो जिस टाइम पे रो रहे थे उस टाइम पे इन्वेस्ट करते, और जिस टाइम पे निकालना था उस टाइम पे मुझे ये नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते। मतलब हमेशा ही जिस सेक्टर में रैली आ जाती है उसके बाद वो सेक्टर आपके नजर में होता है, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट तब उस सेक्टर में करना चाहिए जब वो डीप डाउन नीचे घुसा हुआ। ये तो एक बेसिक रूल होता है, और यही सब आप लोग नहीं फॉलो कर सकते, इसीलिए मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए। हो सकता है अभी 2-3 महीना और डिफेंस फंड में रैली तगड़े से चले, क्यों? क्योंकि सरकार ने 50,000 करोड़, आपको ये भी पता नहीं होगी सरकार ने 50,000 करोड़ का एडिशनल बजट डिफेंस को अनाउंस कर दिया है, आपको तो ये भी पता नहीं होगा। तो आप लोग एनालिसिस नहीं करके बस रैली आ गई इसलिए इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जब तक ये हल्ला हंगामा चलेगा तब तक डिफेंस फिर रैली करेगी, फिर कोई करेक्शन का फेज आएगा, आसमान से पाताल में पहुंच जाएगी। तो फंड बुरा नहीं है, बस आपके लिए नहीं है, ये समझो। जो इन चीजों पे ध्यान रखता है, इन चीजों को ट्रैक करता है, एनालाइज करता है, रोटेट करते रहता है अपने मनी को, नीचे इन्वेस्ट करके ऊपर बेचता है, ऊपर इन्वेस्ट करके नीचे नहीं, वैसे लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग अपने जॉब बिजनेस पे उतना ध्यान दे दोगे तो ज्यादा पैसे कमा लोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो।